सो हेलो माय डियर कमेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे कि हमेशा ही रहते हैं, है कि नहीं? अब पुराने साल को टाटा बाय बाय करना है, नए साल का स्वागत करना है। स्वागत कैसे करेंगे हम? स्वैग से करेंगे स्वागत। तो फिर इसीलिए ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, तो मैं एक और चैप्टर का वन शॉट लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भैया क्या होता है? अब इसमें होता है कि भाई इंसान गलतियों का पुतला है, कितनी भी कोशिश कर लो गलती तो हो ही जाती है। वैसे होती भी रहनी चाहिए, एहसास रहता है कि हम इंसान हैं, अदरवाइज लगेगा आप और भगवान है बिड़ू। है ना? तो ये चैप्टर में लेके आऊं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे तो देखिए। हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ओवरव्यू लेंगे पहले, तो ये चैप्टर क्या बना, इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या चीजें उनको समझेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स जो होती हैं उसको समझेंगे, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और सबका एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ जाएं। फिर क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, आप कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद उसको ट्राई कीजिए, ना बने तो हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वैसे अब ये लेक्चर अब तक कब पहुंचेगा पता नहीं, पर इस साल का ये मेरा आखिरी लेक्चर होगा। फिर अब जो भी होगा नेक्स्ट ईयर में ही होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आखिरी लेक्चर को बड़े प्यार से बनाएंगे। तो देखिए, अभी तक आपने क्या सीखा था? हमने एक क्रोनोलॉजी सीखी थी। क्रोनोलॉजी में हमने सबसे पहले ये देखा कि भाई एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, देन उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी होनी चाहिए। फिर हमने उसकी रिकॉर्डिंग सीखी थी। तो जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था जर्नल से, है ना? सबसे पहले हमने जर्नल बनाया। अगर मान लीजिए बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी एंट्रीज है, तो जर्नल का ही एक दूसरा होता था सब्सिडियरी बुक, है ना? तो इसी के साथ ही मैं इसको रख देता हूं। तो हमने सब्सिडियरी बुक बनाना सीखा था। ठीक है, अब सब्सिडियरी बुक जब हमने बना ली थी, तो सब्सिडियरी बुक के बाद ये दोनों तो हमारे साथ कॉमन थे। ठीक है, देन उसके बाद हमने बनाया था लेजर। लेजर के बाद हमने बनाया था ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब हम इस स्टेज पर हैं, यहां तक हमने सब कुछ कवर कर लिया है ना? अब हम ट्रायल बैलेंस की स्टेज पर हैं। अब ट्रायल बैलेंस में हमें तो पता है भैया, जैसा साइंस में होता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे ही हमारे यहां होता है एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस में हम यही देख रहे होते हैं कि भाई डेबिट इक्वल है कि नहीं है क्रेडिट के। अगर है तो थोड़ी सांस ले सकते हैं कि शायद हम सही होंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वल हो तो भी चांसेस हैं कि वो सही ना हो, तो वो भी तो हम देखेंगे ही। लेकिन अगर इक्वल होते हैं तो मोटा मोटिकली हमें लगता है कि अच्छा चलो सही है, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। जबकि मैं सच बताऊं, जब ये इक्वल दिख जाए और उसमें एनालिटिकली कोई इशू आ जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको खोजना मुश्किल पड़ता है। लेकिन अगर ये डेबिट नॉट इक्वल टू क्रेडिट है, नॉट इक्वल टू क्रेडिट है, तो हमें पता है कि भाई एरर हुई है, एरर्स हुई है। ध्यान रखिएगा, एरर्स कह रहा हूं मैं, है ना? तो इसका मतलब है कि एरर्स हुई हैं। अब एरर्स हुई हैं तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो हम यहां पर सीखेंगे हाउ टू सॉल्व। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स होती है, वैसे ही हाउ टू सॉल्व एरर्स, उसी के ऊपर ये चैप्टर्स है। यानी कि हमने गलती पकड़ ली और अब उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो चैप्टर का नाम हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम है भैया जी? इस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब भैया क्या गलती सिर्फ यहीं पर हो सकती है? क्या मिस्टेक सिर्फ यहीं पर होगी? बताइए। हो सकता है यहीं पर हो, टोटलिंग वोटलिंग मिस्टेक हो गई हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ में अब इसके चांसेस खत्म हो चुके हैं कि डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि रियल लाइफ में अगर आप सॉफ्टवेयर से कोई भी एंट्री कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर अगर हाँ खुद से हाथ से करेंगे तो फिर तो चांसेस है ही। सॉफ्टवेयर से कर रहे तो सॉफ्टवेयर लेता ही नहीं है। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर ना हो तो ले ही नहीं सकता। तो ये तो एरर्स अब होने के चांसेस खत्म ही हो गए। पर बुक्स में है, पढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे शायद ये चैप्टर्स भी लुप्त हो जाएंगे। हालांकि इसके मतलब कुछ मुझे लगता है पॉइंट्स लुप्त हो जाएंगे, कुछ तो अभी भी रह जाएंगे, क्योंकि कुछ एरर्स तो ऐसी हैं जहां पर ये इक्वल तो दिखता है, इक्वल तो दिखता है, बट सही नहीं होता। वो हम यहां देख ही लेंगे अभी। ठीक है, तो अब क्या मिस्टेक सिर्फ ट्रायल बैलेंस में हो सकती है? नहीं, ये पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। और अगर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो यानी कि अगर आपको याद हो
तो भैया जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक से ही तो चीजें यहां ट्रांसफर होती हैं, फिर यहां से बैलेंस निकलता है और यहां ट्रांसफर होता है ना। पहले तो फर्स्ट यहां से यहां जाता है, सेकंड यहां से यहां जाता है। तो मे बी पॉसिबल कि लेजर में ही कोई मिस्टेक हो, लेजर के अंदर कोई मिस्टेक हो सकती है। मे बी पॉसिबल है यहां पर कोई मिस्टेक हो, जी हां बिल्कुल, यहां कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। भैया अगर ट्रायल बैलेंस में जाके पता चला कि जर्नल एंट्री में मिस्टेक है, फिर तो आफत ही आ जाएगी, इतना कौन चेक करेगा। हाँ आ जाएगी, अभी तो गलती करने से पहले सोचना पड़ता है। तो पुराने जमाने तो भाई साहब बहुत माथापच्ची होती थी, ठीक है। तो इसीलिए अब जब रूट हम तय करते हैं चेक करने का, तो पहले ट्रायल बैलेंस जैसे ही अनइक्वल आया, तो अगर हमें पता चल गया है किस आइटम के अंदर दिक्कत आ रही है, तो हम लेजर चेक करेंगे कि उसके लेजर में कोई गड़बड़ है, और फिर लेजर से चेक करते हैं हम जर्नल या सब्सिडरी बुक, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस हमारा जाता है और हम कोशिश करते हैं कि एरर को लोकेट किया जा सके। तो ये हमारे पास चैप्टर है। अब एरर किस टाइप की हो सकती है, तो सबसे पहला टाइप तो आपका वही आएगा कि भैया लिखने थे 500, लिख दिया आपने 5000। इसको बोलते हैं ओवरकास्टिंग। क्या बोलते हैं? ओवरकास्टिंग। यानी कि कोई एंट्री करनी थी परचेज की, ठीक है, परचेज की एंट्री आपको करनी चाहिए थी 500 रुपए से, यानी एग्जाम्पल के लिए कह देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था 500, ठीक है। आपने गलती से मैं दोनों ही लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, 500 की जगह 5000 भेज दिया और यहां भी 5000 भेज दिया। अब इसका सॉल्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो क्या, बिना पढ़ाए? सोचिए एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ, आपको किसी को 500 रुपए देने थे, आपने उसको 5000 दे दिए, अब आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है ना बेड़ू, हम उससे 4500 रुपए वापस ले लेंगे। बस वही है यहां पर। अगर ऐसा केस हुआ तो मैं उल्टा कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने रुपए से? 4500 से। 4500 से। क्या सीखा हमने? कि ओवरकास्टिंग के केस में एंट्री उल्टी हो जाती है ना। ये मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अब ओवरकास्टिंग क्यों भैया? ऐसा भी तो हो सकता है कि लिखने थे 5000, लिख दिए 500, इसको बोलते हैं अंडरकास्टिंग। ये किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर को करने से पहले आपको पता होना चाहिए जर्नल के बारे में, इसकी स्ट्रांग नॉलेज चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि जर्नल एंट्री करनी क्या थी, तो उसकी रेक्टिफिकेशन तो क्या खाकी कर पाएंगे हम। तो इसका स्ट्रांग नॉलेज होना आपके लिए जरूरी है, याद रखिएगा। स्ट्रांग नॉलेज जर्नल की आनी चाहिए, यानी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। स्ट्रांग नॉलेज का बेसिक मतलब यह है कि भाई पहले जर्नल आए तभी तो आगे बढ़ पाए, है ना। चलो भैया ये हो गया। तो ये होती है ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग। अंडरकास्टिंग में सेम एंट्री तो सेम होगी। क्यों? क्योंकि आपको भेजने थे 5000, भेजे 500। किसी को आपको 5000 रुपए देने थे, आपने 500 दे दिए, तो वो क्या कहेगा? भाई 4500 और दो। तो एंट्री तो वही रहेगी, सेम एंट्री यही रहेगी, परचेज टू कैश। पर अब की बार, ये मत बोल देना मोदी सर का अब की बार 4500 से एंट्री हो जाएगी, 4500 से एंट्री हो जाएगी। यानी कि ओवरकास्टिंग में एंट्री रिवर्स होती है, ओवरकास्टिंग में एंट्री रिवर्स होती है, और अंडरकास्टिंग में एंट्री सेम रहती है, बचा हुआ अमाउंट से और एंट्री हो जाती है। ये तो अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग हो गया। थर्ड, ये भी तो हो सकता है कि भैया आपको भेजना था बिल्डिंग अकाउंट में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद है, और आपने भेज दिया किसी और अकाउंट में। यानी कि बिल्डिंग में भेजना था, आपने मान लो कैरियज में भेज दिया। वो जो पुट टू यूज वाला आइटम होता था, याद कीजिए, पुट टू यूज में जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होती, सारे एक्सपेंसेस बिल्डिंग में ऐड होते थे। आपको ध्यान नहीं रहा, आपने वो एक्सपेंसेस उनके नाम पर लिख दिए, गड़बड़ कर दी ना, गड़बड़ कर दी। तो ये भी एक गलती हो सकती है। फोर्थ, ये भी हो सकता है कि गीता को पैसे देने थे, आपने सीता को पैसे दे दिए, है ना। गीता को पैसे देने थे, सीता को दे दिए, ये भी गलती हो सकती है, ठीक है। यानी कि अमाउंट के केस में दो ही केस हैं, ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग।
ऐसा हो सकता है कि भाई आपने प्रिंसिपल ही कुछ और कर दिया, यानी कि बिल्डिंग के पैसे रिपेयर कैरियज में चले गए, ठीक है, या फिर किसी और पर्सन के पैसे किसी और में चले गए, ऐसा हो सकता है, एक दो वर्ड्स का अंतर है। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस बन सकते हैं। या फिर भैया जी आपको कोई एंट्री करनी थी, आप भूल गए, फॉरगेट टू डू एंट्री, लो भैया एंट्री ही भूल गए, चाय पानी पीने चले गए, इतने में वो पर्चा ही निकल गया वाउचर का जिससे एंट्री करनी थी, भूल गए। तो ये भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, पर कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। अब भैया अगर ये मिस्टेक अलग अलग टाइप की है तो क्या इनके नाम भी अलग अलग टाइप के? जी हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स को समझेंगे, ठीक है। तो ये है वजह, आपको बस समझना ये है कि भाई जर्नल से सब्सिडियरी आने में, ए से बी आने में और बी से सी जाने में आपसे गलती होने के चांसेस हैं। पता कब चलेगा? जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। ट्रायल बैलेंस इक्वल आनी चाहिए है कि नहीं, ये सवाल करेंगे। इक्वल आ गई तो भी चांसेस है कि गलती हो, नॉट इक्वल आई तो भाई पता ही है कि गलती है, तो हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हम नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं और जहां भी गलतियां दिखी वहां पर हम काम करेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है जो कि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, तब पता चलेगा कि भैया जी मीनिंग ऑफ एरर्स क्या है ना। एक एक करके अब सब कुछ पढ़ लेते हैं, समझ में आपको मोटा मोटी आ गया गलती क्या है, कभी अमाउंट ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, किसी और का नाम आ गया, या फिर किसी और अकाउंट का किसी और अकाउंट में चला गया, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इसको जरा थ्योरी एस्पेक्ट से। ऑल दोज मिस्टेक्स विच आर कमिटेड बाय द अकाउंट्स क्लर्क इनोसेंटली ड्यू टू इग्नोरेंस, इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान दीजिएगा, इनोसेंटली ड्यू टू इग्नोरेंस, कुछ मिस्टेक, कुछ गलती, कुछ भूल हो गई, ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की गलती या उसकी केयरलेसनेस की वजह से, तो उसको बोलेंगे एरर्स। उसको क्या बोलेंगे? एरर्स। जहां पर उनका इंटेंशन नहीं था, बाय मिस्टेक हो गया, कहता भाई गलती से हो गया, हम करना नहीं चाहते थे। नाउ ऑन द अदर हैंड इफ अ मिस्टेक इज कमिटेड इंटेंशनली, तो क्या होगा भैया जी? बाय द अकाउंट्स क्लर्क देन टू डिफ्रॉड अदर इट इज कॉल्ड फ्रॉड। ध्यान रखिएगा, अगर वहां इंटेंशन जुड़ गया गलती करने में तो वो एरर नहीं है, फ्रॉड है, इस पे तो सजा भी मिलती है, ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल कंसंट्रेट ऑन द लोकेशन ऑफ एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन, यानी कि हमें एरर को पहचानना है और उसको फिर पहचानने के बाद ठीक करना है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, और तो क्या है। तो देखिए, बोल्डली स्पीकिंग एरर्स आर ऑफ 5 टाइप्स, 5 नहीं बोलेंगे हम इसको, 4 बोलेंगे। बोल्डली ये 4 टाइप्स हैं, ठीक है, 4 टाइप्स। पहला एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा एरर ऑफ कमीशन, तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, चौथा कंपेंसेटिंग एरर्स। अब ये होते क्या है ना, 4 प्रकार के एरर्स हैं। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन नाम से समझ में आ रहा है। एरर ऑफ कमीशन, ये थोड़ा सा शायद अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ही कोई चीज इधर से उधर हो गई। और फिर आता है कंपेंसेटिंग एरर। तो ये 4 टाइप्स के मोस्टली एरर्स होते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होली एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि पूरी की पूरी एंट्री ही खा गए, भूख लग रही थी भूख लगती है तो खाना तो पड़ता ही है ना, तो हम खा गए कई बार मार्क्स खा जाते हैं, तो एंट्री खा गए। हालांकि ये मजाक में बोला गया, ऐसा होता नहीं है, इग्नोरेंस की वजह से हुआ। इफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट अमाउंट्स टू होली एरर ऑफ ओमिशन। होली एरर ऑफ ओमिशन, इसको होली एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन वर्थ ₹2000 वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि 2000 रुपए का गुड्स हमने क्या किया, परचेज किया मोहन से, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। जब तक ये ना बोला हो कि आपने उनको पैसे में दिया, तब तक आप मानेंगे मोहन का नाम दिया गया है तो वो उधार पे लिया गया होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। पर हम पूरी एंट्री ही भूल गए। अगर पूरी एंट्री भूल गए तो सही कैसे करेंगे ये बताओ? एंट्री करके, है ना भाई, जो नहीं एंट्री की उसको कर दो, ठीक। तो परचेज टू मोहन ही एंट्री होगी, डन है। बट क्या ये अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को? बट दिस विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमने किया ही नहीं डेबिट, कुछ ना कुछ हमने किया ही नहीं क्रेडिट। तो जब हमने किया ही नहीं तो ट्रायल बैलेंस तो इक्वली आएगा ना 0 0, अगर मान लो पहली एंट्री थी तो
समझ गए, ट्रायल बैलेंस तो इक्वल ही आएगा। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जब तक एक साइड डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड कम हो, या क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट साइड कम हो, जब तक ये सिचुएशन नहीं आएगी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा ही नहीं। अगर आपने डेबिट में 2000 भेजे, क्रेडिट में भी 2000 भेजे, भले ही किसी के नाम पर भेजे, किसी के अकाउंट में भेजे, किसी भी जगह भेजे, ट्रायल बैलेंस तो इक्वल ही मैच हो जाएगी, क्योंकि वो तो इफेक्ट है ना। तो जब तक टोटलिंग मिस्टेक ना हो या एक साइड पे ऊपर नीचे ना हो, तब तक इफेक्ट होने का चांस ही नहीं है। नाउ पार्शियल एरर ऑफ ओमिशंस, अगर पार्शियल एरर की बात की जाए तो क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, फुल मतलब पूरी एंट्रीज, यानी डेबिट भी खत्म क्रेडिट भी खत्म। पार्शियल मतलब डेबिट में कुछ जाना होगा छूट गया, या क्रेडिट में कुछ जाना होगा छूट गया, एक साइड आपने पूरा करा, एक साइड नहीं किया पूरा। तो सच एरर्स अराइज व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज recorded only one side of books of account and is not recorded on the other side. Such errors affect agreement of trial balance, यानी यहां पर ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए ये समझ गए। फिर आता है एरर ऑफ कमीशन। Such errors are also called clerical as they arise due to negligence of the clerk if a transaction is recorded correctly but with the wrong amount, or if a transaction is recorded correctly in the books of original entry but posted to the ledger account with incorrect amount, it is called error of commission। यानी कि पैसों से रिलेटेड जो भी एरर आ रहा है या अकाउंट्स इधर से उधर हो जा रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, उनको देख लीजिए। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब है अमाउंट रॉन्ग रिकॉर्ड करना। ठीक है, अमाउंट को रॉन्ग रिकॉर्ड करना, अमाउंट को रॉन्ग रिकॉर्ड करना, सिंपल सा पॉइंट है। यानी 2000 करना था, हमने 1000 कर दिया या 3000 कर दिया, तो गलत कर दिया तो एरर हो गई, एरर इन रिकॉर्डिंग। एरर इन कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग करना, है ना, जब हम पूरा टोटल कर रहे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कास्टिंग। तो अगर हमने इसमें गलती कर दी है तो हम बोलेंगे कि हमने टोटलिंग में गलती कर दी है। जबकि जब हम लेजर बनाते हैं, याद होगा, है ना, हमने ये बनाया हुआ है, खूब सारे लेजर बना रहे होते हैं, फिर उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लेते हैं, तो उसकी टोटलिंग वोटलिंग में अगर कहीं पर कोई गलती हो गई, ठीक है, तो टोटलिंग में अगर कोई गलती हो गई तो उसे हम कास्टिंग बोलते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग। फिर आता है एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। नाम से समझ में आ रहा है कि यहां से कुछ हमें कैरी फॉरवर्ड करना था कहीं पर, तो अगर हमने कैरिंग फॉरवर्ड में मिस्टेक कर दी तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब कैरिंग फॉरवर्ड के अंदर क्या आएगा, जैसे कि मान लीजिए आप एक पेज पर कुछ लिख रहे थे, होता है ना, खूब बड़ा लेजर अकाउंट होता है, तो याद होगा आपको, लास्ट में अपन यहाँ पर टोटल लिखते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे कॉलम खोल लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे टोटल रहता है। अब फिर जाहिर सी बात है भैया, वो अकाउंट खत्म नहीं हुआ, तो वो फिर नया पेज जाएगा, फिर से नया पेज बनेगा, ठीक है, वही फिर से नया पेज बनेगा, है ना, यहां पर ऐसे मान लीजिए नया पेज बन रहा है। तो यहां पर जो आप टॉप में, ये टॉप में जब आप लिखते हैं यहां पर, तो यहां पर ये जो फिगर आती है इसी में गलती हो गई, तो कैरिंग फॉरवर्ड बोलेंगे उसको, कि एक पेज से दूसरे पेज में जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो वहां गलती हो गई। ध्यान रखिएगा, यहां पर कैरी फॉरवर्ड करने में टोटलिंग मिस्टेक हो रही है, अमाउंट गलत हो रहा है, टोटलिंग में नहीं। टोटलिंग का मतलब होता है ऐसे पूरा जो टोटल कर रहे होते हैं, ठीक है, ये अंतर ध्यान रखिएगा। एरर ऑफ पोस्टिंग, यानी कि जर्नल से मैं कुछ लेजर में पोस्ट कर रहा था, जर्नल से मैं कुछ लेजर में पोस्ट कर रहा था, मैंने वहां पे गलती कर दी, है ना, किसी के अकाउंट का पैसा किसी और अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, पेज पलटते पलटते कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये हमारे एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आते हैं। देन उसके बाद बारी आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं। अगर एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन से कोई सवाल आएगा तो उसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल से सवाल पक्का आएगा। इसमें गलतियां क्या होती हैं, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कार का रिपेयर किया, ठीक है, कार का रिपेयर किया। अब कार का अगर रिपेयर किया तो भैया रिपेयर अकाउंट तो अलग से बनता है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। गलती से आपने रिपेयर की जगह पर कार ही लिख दिया, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि आपके रिवेन्यू नेचर का, रिपेयर क्या होता है, रिवेन्यू नेचर, हमेशा ध्यान रखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बहुत विवाद होता है, ठीक है।
तो ये रिपेयर अकाउंट जो है ये तो रेवेन्यू नेचर का आइटम है, हमको पता है ना, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। और कार हमारे लिए भैया जी एसेट है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी रेवेन्यू नेचर के आइटम को आपने कैपिटल नेचर का बना दिया, या कैपिटल नेचर के आइटम को रेवेन्यू नेचर का बना दिया, चाहे वो एक्सपेंस में हो चाहे वो रिसिप्ट में हो, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर था आपने कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट कर दिया। यानी कि प्रिंसिपल्स में कोई गलती हो गई। प्रिंसिपल्स में गलती कैसे होगी? रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू में दोनों ही नेचर आएंगे, हमारे कैपिटल नेचर भी आएगा और रेवेन्यू नेचर भी आएगा रिसिप्ट में। ठीक है, रिसिप्ट में, और यहीं पर आपके पास रेवेन्यू नेचर का आइटम है या कैपिटल नेचर का आइटम है एक्सपेंडिचर में। किसमें? एक्सपेंडिचर में। तो अगर ये आपस में गुचबुच हो गए तो हम उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि हमें पता है कि ये अलग अलग हैं। भले ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जर्नल एंट्री के हिसाब से एक्सपेंस डेबिट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें मोस्टली एसेट्स होते हैं वो भी डेबिट होता है। तो जर्नल एंट्री के हिसाब से तो भाई डेबिट होना चाहिए, वो है सही बात है, मगर ए कॉमर्स ए ट्रेवलर्स हमारे पास जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पीएनएल अकाउंट में। तो ये तो प्रॉफिट को इफेक्ट डालता है, और ये जो आइटम है हमारा ये कहां जाता है? एसेट साइड में। यानी कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो जाती है इससे, और अगर वो इससे इफेक्ट हो रही है तो हमारे लिए लॉजिकली अब जब एनालाइज करेंगे चीजों को तो कुछ ना कुछ अंतर पड़ जाएगा। इसीलिए ये एरर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रेक्टिफाई। ठीक है, और ये एरर्स में क्यों? क्योंकि अगर दोनों साइड पे अमाउंट हमारा सेम चला गया, रिपेयर टू कैश 10,000 करना था, हमने कार टू कैश 10,000 कर दिया, तो भैया बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस भी मैच हो जाएगा, मगर कल तो है जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो एनालिसिस जो आएगा हमारा वो रॉन्ग आएगा, है ना। यहाँ एसेट बढ़ा हुआ दिख रहा है जबकि एक्सपेंस बढ़ा हुआ होना चाहिए, नेट प्रॉफिट कम होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरे कहने का मतलब? तो इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, अब आती है बारी कंपेंसेटिंग एरर की, इसको थोड़ा सा समझिए ये क्या होता है। ठीक है, कंपेंसेटिंग एरर, इसका मतलब है कि एक गलती है एक और गलती है, दोनों का इफेक्ट ऐसा है कि अगर मैं दोनों को मर्ज करके एक एंट्री कर दूं तो फिर ये दोनों के एरर्स खत्म हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स, जहां पे दो गलतियों को मिलाकर हमने उसके इफेक्ट को नलिफाइड कर दिया। ठीक है, देखिए, compensating errors comes when two or more errors are committed in such a way that their total effect on the debits and credits account is nullified. ठीक है, यानी ये भी गलत एंट्री है ये भी गलत एंट्री है, पर इन दोनों को मर्ज करके मैंने इसके इफेक्ट को नलिफाइड कर दिया, तो भैया मेरा कंपेंसेटिंग एरर बन गया, क्योंकि जो एंट्री आएगी वो भी एरर वाली ही आ गई। सच एरर्स डू नॉट अफेक्ट द टेलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जाहिर सी बात है इन एरर्स में हम ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि नलिफाइड हो गया है इफेक्ट, तो यहां पर तो ट्रायल बैलेंस मैच हो ही जाती है। ठीक है, सो सच एरर्स डू नॉट अफेक्ट द टेलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये एरर था, एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखिए, परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹100। परचेज बुक जो है वो अंडरकास्ट हो गई 100 रुपए से। अंडरकास्ट का मतलब है कि परचेज को वापस डेबिट करना है। अभी अभी मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था ना, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 100 रुपए से। ठीक है, अब एंड सेल्स बुक इज ऑल्सो अंडरकास्ट बाय ₹100। भैया सेल्स बुक भी अंडरकास्ट है, तो सेल्स तो मुझे पता है कहां होती है, टू सेल्स में होता है, तो भैया ये 100 रुपए टू सेल्स 100 रुपए। तो इस गलती और इस गलती को दोनों को मर्ज करके मैंने एक एंट्री कर दी और दोनों के चीजें सही हो गई, बस खत्म। यही तो एंट्री होती है। ठीक है, अब भैया अंडरकास्ट का मतलब ये मैंने अभी बताया था कि अगर कभी अंडरकास्ट होता है, अगर कभी अंडरकास्ट होता है तो एंट्री तो सेम होती है। ठीक है, तो परचेज डेबिट जाना था जाएगा 100 रुपए से, सेल्स क्रेडिट जाता है जाएगा 100 रुपए से। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम कंपेंसेटिंग एरर्स। ओके, कोई दिक्कत? अब इसमें एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। भैया क्या ऐसे एरर मिल ही जाएंगे? नहीं, अगर नहीं मिलेंगे तो आप नहीं करोगे।
अगर ऐसे कोई दो एरर हैं जिनको आप साथ में लाके उनके इफेक्ट को नलीफाइड कर सकते हो तो फिर उनको कंपेंसेटिंग एरर कहा जाता है। इसलिए आपको कहीं अलग से कोई एग्जांपल इसका नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एंट्रीज मिलेंगी जो गलत होंगी उसको आपको ठीक करना है। ठीक है, ठीक है भैया जी, आगे चलिए। अब समझते हैं एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। यानी कि दो प्रकार के एरर हैं। कई बार आपको एरर्स में बुक्स में ऐसे मिलेगा कि भैया एरर दो ही प्रकार की होती है, एक अफेक्ट करती है, एक नॉट अफेक्ट करती है। तो जी हाँ, ये भी बात सही है, एक अफेक्ट करेगी, एक नॉट अफेक्ट करेगी। अफेक्ट सिर्फ तभी होगा जब डेबिट या क्रेडिट के किसी ना किसी अमाउंट में कुछ गड़बड़ होगी। तो देखिए, दीज आर दोज एरर्स विच अफेक्ट बोथ साइड्स ऑफ अकाउंट और मोर, सच एरर्स आर कॉल्ड टू साइडेड एरर्स। यानी कोई ऐसी एरर हो गई जो दोनों साइड्स पे इफेक्ट डाल रही है पर उसके अमाउंट में चेंज नहीं है, उसके अमाउंट में चेंज नहीं है, या अमाउंट में इस तरीके से चेंज है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है। तो फिर ऐसे एरर्स जो विच डू नॉट अफेक्ट में आ जाएंगे, जो कि अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, सो दे आर रेक्टिफाइड बाय रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री गिविंग द करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट टू द कंसर्न अकाउंट्स। एग्जांपल ऑफ सच एरर्स आर fully omission to record an entry, wrong recording of transaction but amount is correct on both sides in the books of account। अगर fully omitted है भाई, ना डेबिट है ना क्रेडिट है, तो इक्वल ही रहेगा। या फिर अगर अकाउंट इधर उधर है पर अमाउंट सही है तो भी इक्वल ही आएगा। ठीक है, कंप्लीट ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। जो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी, और अगर मान लीजिए आपने पोस्टिंग किया रॉन्ग अकाउंट में पर करेक्ट साइड पर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अकाउंट का नाम ही तो गलत हुआ, बाकी डेबिट आना था तो डेबिट हुआ, क्रेडिट आना था तो क्रेडिट हुआ। तो ऐसे एरर्स आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए। अ सम ऑफ रुपीज 2000, अ सम ऑफ रुपीज 2000 withdrawn by proprietor for his personal use and has been debited to the office expense account। यानी कि मेरे एक सम है 2000 रुपए का जो कि निकाल लिया प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए। सम पर्सनल यूज यानी कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अब गुड्स ना बोल के रुपीस बोला हुआ है तो कैश निकाला होगा, तो ड्रॉइंग टू कैश होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री तो हमारी यही कहलाती है ना, करेक्ट एंट्री। ठीक है, करेक्ट एंट्री तो ये होनी चाहिए थी। हमने किया क्या, रॉन्ग एंट्री कर दी। रॉन्ग एंट्री क्या की बॉस, रॉन्ग एंट्री जो हमने की वो क्या कर दी, तो रॉन्ग एंट्री हमने की, हमने बोल दिया हैज बीन डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। हमने ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कर दिया, यानी कि ड्रॉइंग की जगह हमने लिख दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। डेबिटेड बोला हुआ है यानी कि कैश तो अपनी जगह सही होगा। अगर ऐसी लाइन लिखी हो हैज बीन डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंस, तो डेबिट साइड पे हमने ऑफिस एक्सपेंस लिखा है, क्रेडिट साइड पे तो सही है, तो टू कैश। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें, अब लेकिन रेक्टिफाई करें या ना करें उससे फर्क नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि भैया 2000 जाना था 2000 गया, 2000 जाना था 2000 गया। अगर आप देखेंगे, अब ध्यान देखिएगा, अगर ड्राइंग था तो ये जो है ये जाके कैपिटल से माइनस होता है ना, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है। कैश तो हमारा कैश था, माइनस हो रहा था, होगा यहां पे भी कैश माइनस होता हो रहा। अब ऑफिस एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया तो क्या होगा, ये प्रॉफिट जो आपका नेट प्रॉफिट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा 2000 रुपए से। अब यही नेट प्रॉफिट तो जाके कैपिटल में प्लस होता है, तो रिड्यूस्ड नेट प्रॉफिट जाके कैपिटल में प्लस होगा, तो एक तरीके से इफेक्ट तो वही पड़ा है ना। लेट सपोज अगर मेरे पास 10,000 रुपए थे कैपिटल में, 2000 रुपए का था तो मैं यहां से 2000 माइनस करता। ठीक है, तो कितने रुपए हुए, 8000 हुए, और प्लस नेट प्रॉफिट मेरे पास 10,000 था। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 18,000 हुआ। अब इस केस में ये नेट प्रॉफिट है मेरे पास, ठीक है, ये कैपिटल अमाउंट है। अब इस केस में क्या हुआ, कैपिटल मेरे पास 10,000 थी, नेट प्रॉफिट मेरे पास 10,000 था, पर अब मैंने 2000 का एक्सपेंस और डेबिट कर दिया, 2000 का एक्सपेंस और बढ़ा दिया, तो अब एक्चुअली में मेरा नेट प्रॉफिट कितना रह गया, 8000 रह गया, है ना। जो ये 10,000 था ड्राइंग्स का नेट प्रॉफिट, मतलब ये जो ड्राइंग नेट प्रॉफिट आया था जब ड्राइंग वाला केस था तो 10,000 था, अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना रह गया, 8000। क्यों, क्योंकि ये जो 2000 रुपए हैं ये इस नेट प्रॉफिट में से माइनस हुए, है ना, नेट प्रॉफिट को कम कर देंगे, तो ये 18,000 हो गया।
अगर आप देखेंगे तो यहां भी 18, यहां भी 18, तो इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा। बस यही समझाने की बात थी कि अगर मान लीजिए जब भी अमाउंट सही होगा, भले ही अकाउंट अलग हो गया हो, भाई यहां पे ड्राइंग होना था, यहां पे ऑफिस एक्सपेंस हो गया, अकाउंट डिफरेंट है, अकाउंट डिफरेंट है, बट अमाउंट तो सही है ना, तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट जो है वो बराबर ही दिखाई देगा। तो ट्रायल बैलेंस आपका हमेशा बराबर ही दिखेगा। ठीक है, समझ गया? तो बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया नेट प्रॉफिट के साथ असर। अब इसी में बोलते हैं कि ये तो भैया जी चीजों को अफेक्ट नहीं करता, यानी ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं करता, आपको बैलेंस दोनों के बराबर मिलेंगे। अब आगे बढ़ती है बात। आगे बढ़ के बात क्या आई कि भैया ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती है, वो भी बताओ। मैंने कहा ओके, देखिए एरर ऑफ कास्टिंग, यानी कि अगर आपने टोटलिंग में एरर कर दी तो भैया टोटलिंग में एरर कर दी तो दिखेगी वो तो। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, अगर आपने इधर से उधर ले जाने में कोई एरर कर दी, पर इन सब में एक ही पॉइंट है कि अमाउंट डिफरेंट होगा तभी, अगर अमाउंट डिफरेंट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम, मतलब फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अमाउंट डिफरेंट हो गया। एरर ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंस ही आपने गलत लिख दिया, अगर किसी एक का बैलेंस आपने गलत लिखा तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो फिर तो गड़बड़ हो ही जाएगी। देन एरर ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट बट विथ रॉन्ग अमाउंट, करेक्ट अकाउंट है बट रॉन्ग अमाउंट हो गया तो गड़बड़ है एक साइड पर। अगर दोनों ही साइड पे मतलब 3000 भेजने थे पर दोनों ही साइड पे आपने 2000 भेज दिए तो फिर तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आपने एक साइड पे कुछ भी गलत लिखा है तो पता चल जाएगा। एरर ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड, अगर साइड ही गलत हो गई, डेबिट को क्रेडिट भेज दिया, क्रेडिट को डेबिट भेज दिया, पर ऐसा नहीं कि एक डेबिट और एक क्रेडिट है ना, मतलब दोनों ही क्रेडिट चले गए, दोनों ही डेबिट चले गए, तो इस टाइप से कुछ भी हो गया। या पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड विद द रॉन्ग अमाउंट, या ओमिटिंग टू शो एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, अगर आपने ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट मिस कर दिया तो डेबिट और क्रेडिट और बराबर कैसे आएगा, है ना। नाउ नोट, error should never be corrected by deleting or overwriting because it reduces the authenticity of accounting records and give an impression that something is being concealed। कभी भी, हालांकि अब तो कंप्यूटराइज्ड जमाना है तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, पहले के जमाने में अगर आप देखते होंगे ना तो प्रॉपर कहा गया था कि अगर आपने एक बार एंट्री डाल दी तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए कि बीच में आप कुछ अलग से एंट्री डाल रहे हो, क्योंकि फिर क्या होगा भाई, आपकी बुक्स की कोई वैल्यू ही नहीं करेगा, आपको जब मन चलेगा बीच में कुछ डाल दोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने के बाद बीच में कुछ डाल दोगे, तो वहां पे चोरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि अब तो ये चांसेस कम है क्योंकि अब तो कंप्यूटर से सब कुछ होता है, बट फिर भी ये बात थी कि भैया आपको कभी भी बीच में नहीं लिखना या ओवरराइट करके फिगर्स नहीं लिखने। ये तो आपको पता है, आंसर्स में भी बोला जाता है कि ओवरराइटिंग मत कीजिए, उसको पूरा काटिए और फिर नई चीज लिख दीजिए। ठीक है, तो ये थे वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, जहां पे हमें ट्रायल बैलेंस में ही पता चल जाता है कि भाई कुछ तो कुछ गलती हुई है। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, तो हमने वो भी देख लिए। ठीक है, अब बारी किसकी है भैया, तो जाहिर सी बात है अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस। क्रेडिट परचेज ऑफ ₹200 has been debited to purchase account and credit account ₹20। क्रेडिट परचेज है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री तो हमको पता ही है भैया, अब तो नींद में पूछो तो बता देंगे ये तो बात ही सिंपल हो गया। पर गलती कहां हो गई, यहां ये 200 और यहां 20, गड़बड़ हो गई ना। क्रेडिट परचेज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिटेड ₹20, है ना। तो क्रेडिटर्स को हम ये मान के चलेंगे, यहां पर ये जो है डेबिटेड टू द परचेज एंड क्रेडिटेड टू दी क्रेडिटर्स अकाउंट ₹20। ठीक है, तो क्रेडिटर में 20 डाल दिया है और डेट परचेज में 200 डाल दिया, भैया हो गई गड़बड़। तो जाहिर सी बात है ये 180 रुपए का डिफरेंस तो दिखाई देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो थ्योरी एस्पेक्ट से ये इतना ही है, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ प्रैक्टिस 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 है। प्रैक्टिस से पहले आपको ध्यान रखना है कि जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए बॉस। जर्नल एंट्री आपको नहीं आएगी, करेक्ट एंट्री आपको नहीं पता, तो फिर आप रॉन्ग एंट्री को कैसे समझेंगे और उसको सुधारेंगे कैसे। यहां पर इंग्लिश, मैं अभी आजकल काफी बार ये बोल चुका हूं वैसे तो, फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि लोगों के दिमाग में बात बैठे कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। यहां पर लैंग्वेज में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है कि लैंग्वेज में वो कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा हमें अपनी समझदारी यूज करनी पड़ती है। समझदारी यानी कि जैसे से आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा
कि भाई इन चीजों में ऐसे रिएक्ट करना, इन चीजों में ऐसे रिएक्ट करना, ये ऐसे बोला है तो इसको ऐसे करना है। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के साथ ही बनेगा, ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर ये दोनों चीजें आपने ध्यान रख ली तो फिर ये चैप्टर हलवा है, बिल्कुल हलवा है, ठीक है। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। फिर अब आ रहा है आपके पास सवाल और इसको करेंगे हम सॉल्व। देखिए, गुड्स रिटर्न ₹1000 बाय बसंती। गुड्स रिटर्न ₹1000 बाय बसंती। बसंती के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया है, ठीक है। यहां पर आप हैं, आपकी बुक्स में एंट्रीज आपको करनी है, ओके। तो अगर गुड्स रिटर्न बाय बसंती है तो मुझे बताइए क्या होगी इसकी एंट्री। बाय, पहले तो ये बताइए है क्या, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। तो ध्यान से सुनिएगा, गुड्स रिटर्न बाय बसंती, तो बसंती ने कब गुड्स रिटर्न किया होगा, जब हमने सेल किया होगा। तो यानी कि ये क्या है, सेल रिटर्न है। क्या है ये, सेल रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय बसंती, बसंती ने हमें गुड्स वापस किए, वो तो तभी किए होंगे ना जब उसने हमसे खरीदे होंगे, पर हमारी बुक है तो हमने बेचे होंगे। यानी कि बाय का मतलब ये सेल्स रिटर्न हुआ। क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ। हैज बिन पास्ड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, पास्ड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न में हमने एंट्री कर दी इसकी। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट सबसे पहले आपको बताना है करेक्ट एंट्री। क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा ऐसे ही बताऊंगा। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। लेट सपोज अगर मान लीजिए ये नॉर्मल गुड्स रिटर्न की एंट्री है तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, याद कर लीजिए। नॉर्मल सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स हमारे लिए इनकम होता है तो क्रेडिट होता है, रिटर्न हो गया तो डेबिट होगा। टू पर्सन का नाम दिया हुआ है बसंती। अब जब हमसे ये लिखा हो, क्योंकि पहली बार कोई भी ये चैप्टर करेगा तो उसको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नरेशन तो आप लिख ही लोगे। यहां पर अब मैं बता रहा हूं आपको जो हमने रॉन्ग एंट्री कर दी, ठीक है। हमने जो रॉन्ग एंट्री कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या की बिड़ू, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है पास टू परचेज रिटर्न बुक, यानी कि आप ये मान के चलेंगे कि परचेज रिटर्न की आपने एंट्री की हुई है। तो यहां पर परचेज रिटर्न के बेस पर एंट्री करेंगे। तो परचेज रिटर्न के बेस पर एंट्री करेंगे, दैट मींस हमने क्या एंट्री की होगी, हमने की होगी बसंती अकाउंट डेबिट। हमने क्या किया होगा, बसंती अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। अब हमें रेक्टिफाई करना है। अब हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री। हमें क्या करना है भैया, हमें इसको रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए, तो रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर ऐसे समझाता हूं, ठीक है। एक बार समझाता हूं, उसके बाद तो फिर आप खुद ही कर लेंगे। एक बार समझाते हैं कि भैया सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया आपने, बसंती को आपने क्रेडिट कर दिया, है ना। ये होना चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। आपने क्या किया, बसंती को डेबिट कर दिया, ठीक है। बसंती को डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। जो चीज करनी चाहिए थी वो चीज होगी। पहली बात तो यह है कि जो चीज करनी चाहिए थी वो चीज होगी। यानी जो करना था तो भैया हमें सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, किया क्या, नहीं किया तो भैया करो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करो, ठीक है। फिर भैया टू बसंती होना था, हाँ भाई टू बसंती तो होना था। बसंती को क्रेडिट करना था, हाँ भैया करना था, करो। अब ध्यान दीजिएगा, भाई सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, कर दिया, हाँ कर दिया, बात खत्म। परचेज रिटर्न को भैया क्रेडिट कर दिया, इसका तो नामो निशान नहीं होना चाहिए। अब हम तो अकाउंट्स की क्लास में, अकाउंट्स की क्लास में होने का क्या मतलब है कि भैया यहां माइनस नहीं किया था, 100 माइनस 500। यहां पर जो चीज क्रेडिट कर दी, ठीक करने के लिए अब उसको डेबिट किया जाता है, ठीक करने के लिए उसको डेबिट किया जाता है। तो भैया डेबिट करो, मैंने कहा ओके। तो यहां पर लिखेंगे हम परचेज रिटर्न अकाउंट, ताकि हम इसके इफेक्ट को खत्म कर सके, ठीक है। अब बसंती जी को करना चाहिए था क्रेडिट, कर दिया आपने डेबिट। किसी से आपको 100 रुपए चाहिए थे, लेट सपोज, ठीक है। 100 रुपए आपको चाहिए थे, आपने उसको 100 रुपए लेने के बजाय 100 रुपए दे दिए, तो अगली बार कितने लोगे,
200 लोगे ना, 100 पहले के और ये जो 100 दिए वो भी लोगे। बस यही बात है कि बसंती जी को करना था क्रेडिट, आपने कर दिया डेबिट। तो भैया इस डेबिट को नलिफाइड करने के लिए पहले तो क्रेडिट करो, और एक बार जो क्रेडिट करना था उसे भी करो, यानी कि बसंती जी 2 टाइम्स क्रेडिट होंगी। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अमाउंट क्या था भैया? अमाउंट था भैया 1000 रुपए। तो ठीक है भैया, यहां 1000 लिखो ना भैया, फिर परचेज रिटर्न में भी 1000, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपका 2000। एंट्री होनी क्या चाहिए थी? सेल्स रिटर्न टू बसंती 1000 होनी चाहिए थी, यहां पर ये 1000 होना चाहिए था। हमने कर क्या दी? बसंती टू परचेज रिटर्न, बसंती को डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न को फालतू में क्रेडिट कर दिया। तो अब उसके इफेक्ट को हटाने के लिए मैंने डेबिट कर दिया, तो परचेज रिटर्न मेरी बुक से टाटा बाय बाय। सेल्स रिटर्न मेरी बुक में डेबिट होना चाहिए था, अब हो गया, ठीक है। और बसंती जी हमारे यहां क्रेडिट होनी चाहिए थी, गलती से हमने डेबिट किया है तो 1000 तो उससे एडजस्ट हो जाएगा, बचा 1000 होना चाहिए था तो वो होगा, ठीक है। तो इन तरीकों से करना है। अब इसके लिए वही पॉइंट है क्या कि भैया पहले करेक्ट एंट्री आपको पता होनी चाहिए, दूसरा रॉन्ग एंट्री वो क्या कहना चाह रहा है इस बात की समझ होनी चाहिए, तब जाके आप करेक्ट एंट्री कर पाएंगे। चलिए फिर एक और कर लेते हैं। अब बिल रुपीज 1250 रिसीव्ड फ्रॉम ठाकुर फॉर रिपेयर टू प्लांट वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज रुपीज 1150। अब देखिए सबसे पहला डाउट यहां क्या आएगा, जैसे ही आपको दिखेगा रिसीव्ड वर्ड, मे भी पॉसिबल है आप में से किसी को लगे कि ये रिसीव हो रहा है, तो ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ। अ बिल फॉर रुपीज 1250 रिसीव्ड, यानी ये कि बिल आपको रिसीव हुआ है, पैसे रिसीव नहीं हो रहे। अब बिल आपको क्यों रिसीव हो रहा है, तो आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या? फ्रॉम ठाकुर, ठाकुर जी से रिसीव हो रहा है। फॉर रिपेयर्स टू प्लांट, यानी मैंने अपने प्लांट का कुछ रिपेयर कराया होगा, अभी पैसे नहीं दिए हैं तो उन्होंने मुझे बिल भेजा है, ठीक है। अब रिपेयर कराया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? रिपेयर टू, क्योंकि बिल भेजा तो कैश तो पेमेंट हुआ नहीं, तो रिपेयर टू ठाकुर, यानी हमारी एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर टू ठाकुर, हमने एंटर कर दिया परचेज बुक में, वो भी अमाउंट भी गलत कर दिया। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सेकंड, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बॉस? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी हमारे पास रिपेयर हमने कराया है, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। टू, क्योंकि बिल है यानी कि अभी हमने पेमेंट नहीं किया, तो टू ठाकुर, ठीक है। ठाकुर जी आ गए, तो कितने रुपए से? तो 1250 से, 1250 से, 1250 से, वेरी सिंपल। देन उसके बाद रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी? हमने परचेज बुक ले आया बीच में, एंटर्ड इन द परचेज बुक, और वो भी अमाउंट भी गड़बड़ कर दिया। तो हमने एंट्री क्या की उसको देखिए, हमने परचेज बुक में एंट्री की, यानी कि जाहिर सी बात है परचेज डेबिट होता है, तो आपको ये तो समझ के चलना है कि उसने परचेज अकाउंट को डेबिट किया और ठाकुर जी को क्रेडिट कर दिया। तो यहां पे ठाकुर जी हैं तो सही, पर एक मिस्टेक और हो गई कि इस बार जो परचेज किया है वो 1150 और ठाकुर जी को भी 1150 से किया। तो अब करेक्ट एंट्री क्या होगी भैया? करेक्ट एंट्री यानी हम इसको रेक्टिफाइंग एंट्री बोलेंगे, करेक्ट एंट्री नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो देखिए फिर से वही स्कीम बनाते हैं, टिंग टिंग टिंग। आपको रिपेयर को डेबिट करना था, नहीं किया, तो अब करो भैया जी, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करो भैया जी। कितने रुपए से करना था? 1250 से, कुछ भी नहीं किया, तो अब करो ना भैया, सुधारो ना यार। तो लीजिए 1250। अब आपको ठाकुर जी को क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, आपने किया है, मगर 1250 करना था, 1150 किया है, मतलब 100 रुपए से रह गए, अंडर कास्ट हो गए। तो 100 रुपए से यानी कि और करना पड़ेगा टू ठाकुर, है ना। ठाकुर जी को करना था तो टू ठाकुर तो करना ही पड़ेगा। कितने रुपए से? 100 रुपए से, क्योंकि हमने क्रेडिट करना था 1250 से, क्रेडिट किया मगर 1150 किया। देखिए ना, ठाकुर 1150, यानी 100 रुपए और करने पड़ेंगे। देन भैया जी ये जो परचेज है, ये जो परचेज है, ये तो खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया है कि नहीं? है डेबिट कहां से आ गया भाई? ये इसको हटाओ, हम अकाउंट्स की क्लास में है, तो डेबिट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है इसको हटाने के लिए, यानी कि परचेज को क्रेडिट करेंगे, तो टू परचेज। एंट्री आपकी बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड होगा, नरेशन में उसमें भी चल जाता है। अब परचेज डेबिट कितने से किया है? 1150 से, तो क्रेडिट भी कितने से करोगे? 1150 से, तभी तो नलिफाइड इफेक्ट होगा। तो लीजिए भैया जी 1150,
डन, ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सिंपल है। आपको अगर सही पता है गलती क्या हुई ये पता है, छोटी छोटी बातें बस ध्यान रखनी है। जैसे इसमें ये बिल रिसीव्ड, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट था। नॉर्मली लोग समझते कि रिपेयर, हमें पैसे मिल रहे हैं रिपेयर के, तो गड़बड़ हो जाती है एंट्री। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी पड़ती हैं। फिर ब्रॉट एसी फॉर ऑफिस यूज ₹20,000 हैज पास थ्रू परचेज बुक। लो भैया, अब की बार एसी खरीदा ऑफिस यूज के लिए, भैया जी लिख रहे हैं परचेज बुक में, यानी फिर से वही प्रॉब्लम जो ऊपर हुई है ना। पर इस बार अमाउंट सही है, क्योंकि अमाउंट के बारे में अगर कुछ नहीं बोला दैट मींस कि अमाउंट हमारा सही होगा। ठीक है, तो देखिए भैया जी, थर्ड केस में करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी एसी अकाउंट डेबिट टू, किसी का नाम हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी का भी नाम नहीं दिया तो हमने कैश में ही किया होगा, तो रुपीज, तो हम इसको कैश ले लेते हैं। ठीक है, 20,000 हमने एंट्री कहां कर दी इसकी, हमने भैया इसकी एंट्री कर दी है परचेज बुक में। अब अगर हमने इसकी एंट्री कर दी है परचेज बुक में, तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दी आपने, हमने रॉन्ग एंट्री कर दी भैया परचेज अकाउंट डेबिट, फिर क्या किया भैया टू कैश, कुछ और बोला नहीं तो हम कैश ही मान लेंगे, है ना। तो अमाउंट इस बार सही है 20,000। तो भैया आप सुधारें कैसे, तो ये तो सिंपल हो गया, इसको तो अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। क्या होगा भैया, कैश क्रेडिट था 20,000 से, क्रेडिट है 20,000 से, तो ये तो कट हो गया, तो कैश हट गया। एसी डेबिट होना चाहिए था, तो एसी अकाउंट डेबिट टू, भैया परचेज तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, बेकार में दीवाने हो रहे हैं, तो हटाओ इसको, तो टू परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट 20,000 ही रहेगा, क्योंकि अमाउंट में तो कोई चेंज है नहीं। ठीक है, 20,000। ठीक है, तो ये थर्ड एंट्री हो गई, वेरी सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं भैया, चौथा, अ बिल जय एक्सेप्टेड, अ बिल फ्रॉम हो गई है ना। ठीक है, अ बिल फ्रॉम जय एक्सेप्टेड फॉर ₹1,000 हैज बीन पास्ड थ्रू बिल रिसीवेबल बुक। यानी कि अब ये आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये नहीं बनेगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो ध्यान से सुनिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो जो पर्सन इसको एक्सेप्ट कर रहा है दैट मींस कि वो डेटर है। ठीक है, तो मतलब जो भी बिल पर्सन एक्सेप्ट करने वाला है वो उसको उस बिल पे पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अ बिल ऑफ जय होगा, ये फ्रॉम नहीं, अ बिल ऑफ जय, अ बिल ऑफ जय, यानी जय का कोई बिल है जो एक्सेप्ट कर लिया सामने वाले ने। ठीक है, तो अ बिल ऑफ जय एक्सेप्टेड फॉर ₹1,000, अगर ऑफ है तो इसका मतलब है कि जय का कोई बिल है जो किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मींस वो पर्सन उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, दैट मींस कि वो पर्सन उसको पेमेंट करेगा और जय उसका क्रेडिटर है। ठीक है, पर बिल ले लेने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जय ने कहा भाई क्या भरोसा तू पैसे देना दे, तो वो कहता है ठीक है भाई एक काम कर बिल बना दे, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो लीगल वैलिडिटी हो जाती है। फिर उस बिल में कोई टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड के बाद जय जाएगा, बिल दिखाएगा और उनसे पेमेंट ले लेगा। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट होता है। तो यहां पर हमने क्या किया होगा, अ बिल ऑफ जय एक्सेप्टेड फॉर ₹1,000 हैज बीन पास थ्रू बिल रिसीवेबल बुक। तो बिल एक्सेप्टेड का है, तो अगर बिल एक्सेप्टेड होता है तो उसकी एंट्री होती है बिल एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, बिल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो यानी कि करेक्ट एंट्री क्या होगी आपके लिए, जय जो है वो खत्म और बीपी नाम का एक लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। तो एंट्री होगी आपकी जय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, मगर आपने रॉन्ग एंट्री क्या की, इसको बीआर के थ्रू कर दिया। बीआर के थ्रू यानी कि बीआर तो आपके लिए एसेट होता है, जिस बिल पे आपको पैसे मिलेंगे वो बिल रिसीवेबल कहलाता है। तो बीआर तो आपके लिए एसेट है, उस बिल पे आपको पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बीआर अकाउंट डेबिट, और हमने कुछ और बोला नहीं है तो हम मानेंगे कि उन्होंने जय को ही क्रेडिट कर दिया। जय अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। कितने रुपए का बिल था, तो 1,000 का था ना, 1,000 का था। ठीक है, तो 1,000, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 1,000 अमाउंट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो 1,000 ही मानेंगे हम। ठीक है, 1,000 ही हम मानेंगे। इसको थोड़ा हटा दो, कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए भैया जी,
तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए हमारे पास, यानी रेक्टिफाइंग एंट्री, सॉरी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है भैया, फिर से एनालाइज करो। जय को डेबिट होना चाहिए था, क्या डेबिट किया? नहीं। तो अब करो। तो मैंने कहा ओके, जय अकाउंट डेबिट, ठीक है। बीपी को क्रेडिट होना चाहिए था, क्या आपने किया? नहीं। तो भैया टू बीपी लिखो। मैंने कहा ओके। नाउ अब ये तो सॉल्व हो गया। अब यहां पर देखिए, बीआर को आपने डेबिट कर दिया। भाई बीआर को डेबिट क्यों किया? वो कहे, मुझे क्यों तोड़ा? तो हम कहेंगे अरे यार गलती से टूट गया भाई, लो कट करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि बीआर आपका हो जाएगा क्रेडिट, तो टू बीआर अकाउंट। अब जय कह रहा है भाई मेरे को तुमने क्रेडिट कर रखा है। मैंने कहा अरे जय भाई तुम क्रेडिट हो गए हैं? क्रेडिट कैसे हो गए? तुमको तो डेबिट करना था। यानी कि इसको सुधारना पड़ेगा, तो एक बार डेबिट करना पड़ेगा और एक बार डेबिट करना चाहिए था। तो यानी कि कितने बार करना पड़ेगा इनको? 2 टाइम्स डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 बार डेबिट लिखने से अच्छा है एक बार जय को डेबिट लिखा है, अमाउंट को डबल लिख दो, बात खत्म। तो ये 2000, ये 1000 और ये 1000। अगर आपको सही एंट्री पता है तो आप फिर उसकी गलत एक्सप्रेशन को समझ के रेक्टिफाई तो कर ही लेंगे, ठीक है। यही पॉइंट है। थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लग रहा होगा, क्योंकि ये वाली एंट्री में अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा तो आपको टफ लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अगले के लिए वो बिल्स पेबल है, उस बिल पे उसको पेमेंट करनी है। बिल्स पेबल नई लायबिलिटी खड़ी हो रही है, बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड पर आएगी। तो जाहिर सी बात है अगला पर्सन जो है वो डेबिट साइड पर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्रेडिटर की लिस्ट से हटता है, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चौथे के बाद पांचवे की बारी। अ बिल कंस्ट्रक्टेड फॉर साइकिल शेड, अ बिल कंस्ट्रक्टेड फॉर साइकिल शेड फॉर स्टाफ फॉर ₹2,500 हैज बीन चार्ज टू रिपेयर अकाउंट। हमने एक साइकिल शेड बनाया। अगर हमने एक साइकिल शेड बनाया तो एक तरीके से हमारा एसेट्स बन रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, तो एक तरीके से हम इसको बिल्डिंग में रख सकते हैं। साइकिल शेड बनाया ₹2,500 का, जबकि हमने उसको चार्ज कर दिया रिपेयर अकाउंट में। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी भैया जी? साइकिल शेड अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कुछ और नहीं बोला तो हम कैश मान लेंगे, या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बिल्डिंग लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो फिफ्थ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी भैया? साइकिल शेड भी लिख सकते हैं, नॉर्मली क्या है बिल्डिंग वर्ड यूज किया जाता है, तो मैं बिल्डिंग वर्ड यूज कर देता हूं। डेबिट टू, कुछ और बोला नहीं तो हम लेट सपोज मान लेते हैं कैश। कितने रुपए से भैया? 2,500 से। तो देखिए इससे ज्यादा एंट्रीज कुछ भी नहीं होती है, 2,500, ठीक है। अब क्या हुआ भैया? रॉन्ग एंट्री हो गई। मैंने कहा रॉन्ग एंट्री हो गई कैसे? तो रॉन्ग एंट्री ऐसे हो गई कि भैया आपने रिपेयर को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? रिपेयर को डेबिट कर दिया। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ कितनी सिंपल नहीं हो गई? अमाउंट में तो इस बार भी कोई दिक्कत नहीं है ना? अमाउंट में इसमें कोई दिक्कत नहीं, चार्ज टू रिपेयर अकाउंट है। ये नहीं बताया रिपेयर डेबिट है क्रेडिट, आपको पता होना चाहिए चार्ज यानी डेबिट ही हुआ होगा, तो फिर ये 2,500 से चला जाएगा। तो यहाँ पे रिपेयर अकाउंट में 2,500 आ जाएंगे। लो अब बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? मुझे उम्मीद है अब तक आपके मन में आ गया होगा। जाहिर सी बात है भैया, कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट है, बात खत्म। अमाउंट भी सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो चीज डेबिट होनी थी उसको डेबिट करेंगे, जो चीज का कोई काम धंधा नहीं था डेबिट हो गया तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो वेरी सिंपल भैया, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग टू रिपेयर। और मैं क्या कहूंगा? वेरी गुड, इतनी जल्दी पूछ गया यार, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, बस खत्म। इतना ही आता है और कुछ आना नहीं है। फिर 2,500, क्योंकि इसमें अमाउंट का डबल ट्रिपल का कोई चक्कर नहीं है, तो 2,500 2,500, ठीक है, खत्म। ये तो सिंपल सी थी। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला एंट्री क्या है? अगली एंट्री कह रहे रिसीव्ड कैश ऑफ ₹1,500 फ्रॉम गब्बर वॉज क्रेडिटेड टू सांबा। अगर आपने ध्यान दे दिया हो तो हमारे पास यहाँ शोले आ गई है। दोस्ती की एक गजब फिल्म है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, है ना, अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। अगर वो आज के जमाने में होती तो मुझे लगता है पता नहीं कितने ही करोड़ रुपए कमा लेती। चलिए, तो रिसीव्ड कैश ₹1,500 फ्रॉम गब्बर वॉज क्रेडिटेड टू सांबा, यानी कि गलती क्या हुई है और होना क्या चाहिए था? चलो ये ठीक है। सिक्स्थ, रिसीव्ड कैश, कैश हमें रिसीव हुआ है ना, तो कैश हमारे पास डेबिट होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी भैया? कैश अकाउंट डेबिट करो। मैंने कहा ओके, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। फिर टू गब्बर करो। मैंने कहा ओके, टू गब्बर कर दिया, क्योंकि गब्बर से रिसीव हो रहा था। भैया कितना हो रहा था वो तो भूल गया, तो दोबारा देखो क्वेश्चन।
कितना था 1500 रुपये, तो 1500 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 1500 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 1500 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही हलवा चैप्टर, आपको बस पता होना चाहिए। देखो अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे बॉस तो हमेशा ही गड़बड़ रहेगी, फिर तो भगवान ही मालिक है, मंदिर जाएं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएं, और अगर ज्यादा ही अमीर है तो 1100 का चढ़ा दें, पर उससे मदद तो नहीं होगी। ये मत कहना कि कॉपी के अंदर रख दें, उससे तो बिल्कुल मदद नहीं होगी ना। हमने कर क्या दिया, हमने शांभा जी के अकाउंट में नाम डाल दिया, मतलब क्रेडिट हमने शांभा जी को किया। देख रहे होंगे आप, वॉज क्रेडिटेड टू शांभा, हमने शांभा को कर दिया। भाई अगर शांभा जी को कर दिया तो गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ हो गई तो भैया जी हमारे को कैश डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हुआ है। ठीक है, कैश हमको डेबिट होना चाहिए था, कैश हमारा डेबिट हुआ है, तो भैया इसका तो कोई रोल नहीं है, तो इसको हटा दो। बचा क्या, गब्बर जी को क्रेडिट होना था, सांबा जी को फालतू में क्रेडिट कर रखा है, तो अब डेबिट कर दो, है ना। तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, रेक्टिफाइंग एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सांभा अकाउंट डेबिट, सांभा अकाउंट डेबिट टू गब्बर। ठीक है, फिर गब्बर जी कहेंगे हाँ बेटा बताना जरा मेरे पैसे अपने नाम पे लगे, कितने आदमी थे, डिशियाओ डिशियाओ डिशियाओ। तो ये हमारे पास 1500 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, सिंपल चल रहा है, सब कुछ सिंपल है, बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज मैं बोलता रहूंगा तो आपको वही आता है, भैया आप बोलते तो सब समझ में आता है, जब हम करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। वो इसीलिए है क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश की और थोड़ा सा हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है। सो मैं हमेशा ही कहता हूं कि 11th क्लास में आप डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ, जस्ट लर्न द थिंग्स, है ना। जितना हो सके लर्न जरूर कीजिए, अपनी मेहनत में कमी मत छोड़िए, तो फिर सब चीज आसानी से हो जाएंगी, है ना। एक लाइन है, CW है तो हो जाएगा, निक्कू भैया है तो हो ही जाएगा, है ना। नाउ ब्रॉड गुड्स फ्रॉम वीरू ऑफ रुपीज 1500 हैज बिन रिकॉर्डेड एज 15,000। ब्रॉड गुड्स यानी कि परचेज किया हमने वीरू से, तो परचेज टू वीरू होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 1500, रिकॉर्ड कर लिया भैया 15,000। तो क्या करेंगे भैया, ये तो किसकी कंडीशन है, जल्दी से बताइए किसकी कंडीशन है, ओवरकास्ट की कंडीशन है। हमने इसका तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन के वक्त ही बता दिया था, तो ये भी क्या हो गया, सिंपल हो गया। 7th हमने किया था परचेज, ब्रॉड गुड्स का मतलब, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट का किससे किया था, तो वीरू से, तो वीरू। हमसे गलती क्या हो गई भाई, हमने किया था 1500 का, किया था 1500 का, दे दिए 15,000, मतलब नाम पे लिख दिया हमने 15,000। तो एंट्री तो हमने सही की, एंट्री तो हमने सही की, टू वीरू, एंट्री तो हमने सही की। ठीक है, रिकॉर्डेड एज 15,000, पर अमाउंट हमने गलत कर दिया, अमाउंट हमने कितना कर दिया, 15,000 कर दिया। तो जाहिर सी बात है भैया जी ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया, ब्लंडर हो गया जी हाँ। तो इसको रेक्टिफाई कीजिए, तो मैंने कहा ओके रेक्टिफाई एंट्री कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है डेबिट करने थे 1500, कर दिए 15,000, तो अब उसको उल्टा करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, एंट्री को रिवर्स कीजिए, वीरू अकाउंट डेबिट, है ना। हम मैथ्स में नहीं है कि माइनस करके बदल देंगे, हमें तो एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, और वैसे भी बताया वो ओवरराइडिंग और अलग से एंट्री नहीं करनी है ना, नीचे में नोट में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, टू परचेज, तो हमारी एंट्री का इफेक्ट नलिफाइड हो जाएगा। कितना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से 13,500 आ रहा है। ठीक है, तो 13,500। ठीक है, बस ये है। अब एंट्रीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, आपको बस बेसिक समझना है, रॉन्ग क्या हुआ और उसके बाद का काम करना है, तो सब कुछ हो जाएगा। बस जो छोटी छोटी समझ है, क्योंकि 11th में हम होते हैं और लैंग्वेज का भी चक्कर है, कोई भी पहली बार में तो नहीं समझ पाता, ये मैं भी जानता हूं, तो कोई बात नहीं अगर नहीं समझ पाए तो। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, अगर वो आपसे ये कह रहा है कि भाई एंटर्ड इन अ परचेज बुक, यानी कि परचेज के हिसाब से होगा, तो परचेज अगर डेबिट होता है तो जाहिर सी बात है परचेज डेबिट साइड चला गया होगा। तो जो उसकी डेबिट साइड होगी, जो एक्चुअली में डेबिट जानी चाहिए थी, है ना, जो रिपेयर हमारा डेबिट जाना चाहिए था, उसकी जगह परचेज डेबिट गया। यहां पे समझदारी लगानी पड़ेगी, इसलिए इंग्लिश और समझदारी पे वर्क कर लिया तो चैप्टर इजी है। 11th क्लास है, स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, 3-4 क्वेश्चंस देखिए, हो सके तो सॉल्व भी देख सकते हैं यहां से वीडियो लेने के बाद, तो आपको और समझ में बातें आ जाएंगी। ठीक है, बेसिक के वक्त 2-3 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व वाले कीजिए, लेकिन
पूरे फॉर्मेट के साथ कि करेक्ट ये होना चाहिए था, रॉन्ग ये हो गया तो रेक्टिफाई ये है। जैसे ही 4-5 क्वेश्चन करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर डायरेक्ट आप करने लग जाएंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बच जाता है और वो है सस्पेंस। तो चलो उसको भी कवर करते हैं और चैप्टर खत्म। सस्पेंस अकाउंट, भैया ये क्या है? ये है भैया जी हमारे संकट मोचक हनुमान जी के बारे में आपने सुना होगा। बस इस चैप्टर में हमारे हनुमान जी यही है, संकट मोचक सस्पेंस अकाउंट। जहां कोई ना काम आए सस्पेंस अकाउंट को बुलाएं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपकी डेबिट साइड की एंट्री सही है, ठीक है, और क्रेडिट साइड में आपने गलती कर दिया, तो अब डेबिट साइड अगर सही है तो वहां क्या करें? तो वहां पर क्या होगा? यहां पर भैया सस्पेंस वर्ड यूज हो जाएगा, यानी जहां कोई काम ना आए वहां संकट मोचक सस्पेंस अकाउंट को बुलाएं। लेट सपोज अगर मान लीजिए आपका क्रेडिट तो सही लिखा हुआ है, ठीक है, क्रेडिट सही है, तो भाई क्रेडिट पे तो सही है, डेबिट पे गलती है। ठीक है, तो डेबिट तो आपको करनी पड़ेगी, यानी कि डेबिट तो आपको लिखना पड़ेगा, जो गलत है उसको तो आप सुधारोगे। और क्योंकि क्रेडिट आपका सही है तो अब यहां पर क्या लिखें? तो यहां पर आपका सस्पेंस वर्ड यूज हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है, फिर जिंदगानी तो हसीन ही हसीन है। ठीक है, बस तो ये है सस्पेंस अकाउंट। तो चलो थ्योरी एस्पेक्ट्स में इसको देख लेते हैं। बेसिक पॉइंट यही है। नाउ सस्पेंस अकाउंट इज द अकाउंट इन विच द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज टेम्परली प्लेस्ड इन द ट्रायल बैलेंस। जहां पर अमाउंट ऑफ डिफरेंस थोड़ी देर के लिए ट्रायल बैलेंस में रखा जाता है, फिर जैसे जैसे मिस्टेक्स मिलती जाती हैं सस्पेंस को धीरे धीरे खत्म किया जाता है। ठीक है, If the total debit side is short, suspense account will show debit balance. अगर debit side short है तो debit balance. If the total of credit side is short, then suspense account will show credit balance. The difference is placed in suspense account. As the result of this, trial balance will appear to agree. अगर ट्रायल बैलेंस में कोई गलती है तो आप वहां पर सस्पेंस अकाउंट रख देंगे जब तक कि आपको गलतियां मिल नहीं रही। फिर जैसे जैसे गलतियां मिलती जाएंगी वैसे वैसे ठीक करते जाएंगे। ऐसे नहीं लगा आनंद जी मैं उनका नाम ही भूल रहा हूँ, राजकुमार नहीं, अरे नाम कैसे भूल गया मैं उनका, बहुत फेमस नाम है उनका, सॉरी मैं नाम भूल गया, टिंग 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 बाबू मोशा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बट द एरर स्टिल रिमेन्स इन द ट्रायल बैलेंस विच आर आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड। ठीक है, तो जब तक एरर है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और रेक्टिफाई भी किया जाएगा। अब एक और पॉइंट है कि आपके सीबीएसई में तो ये बात नहीं बताई गई कि अगर मान लीजिए एरर नहीं आइडेंटिफाई हुए तो नेक्स्ट ईयर में हम कैसे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको कवर इसमें नहीं कर रहे हैं। हमें जितना कहा गया है, जितनी बुक्स में है उतना ही हम कवर कर रहे हैं। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है? क्लोजर ऑफ सस्पेंस अकाउंट। जाहिर सी बात है कि भाई ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रही, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती, आपने सस्पेंस अकाउंट तो ओपन कर दिया पर उसको धीरे धीरे बंद भी करना है। ठीक है, सो एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय प्लेसिंग द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड करेक्ट of the correct account, credit is placed in the suspense account. Similarly, when correct amount is credited, in case debit, the placed in suspense account. And if one-sided errors are rectified, suspense account should not be left with any balance. This account should stand closed. यानी कि अगर मान लीजिए क्रेडिट है तो आप उसको डेबिट करेंगे, डेबिट है तो उसको क्रेडिट करेंगे, धीरे धीरे ये सारा अकाउंट आपका खत्म हो जाना चाहिए। जो भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है उसको आपको खत्म करना है। मुद्दे की बात ये है। But in case suspense account is not closed, balance is taken to the balance sheet on the asset side if there is debit balance or liability side if there is credit balance. अगर credit balance है तो आप liability side ले जाओगे, debit balance है तो asset side ले जाओगे। तो हमें पता ही है assets और expense debit balance in nature होते हैं और liability, capital या revenue हमारे पास credit in nature होते हैं। ठीक है, तो अगर बच जाता है तो ये asset में जाएगा। ठीक है, जब तक कि आप rectify ना कर लें। Important note, unless otherwise stated, it is presumed that the errors of rectified after transferring the difference to the trial balance to the suspense account but before the preparation of final accounts. यहां पर एक assumption है कि आप ये मानेंगे कि अगर आपको बैलेंस दिख रहा है तो आपने अभी तक फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए हैं और ट्रायल बैलेंस की गलतियां खोजकर उसको ठीक कर रहे हैं। इस assumption के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स अगर फाइनल अकाउंट बना लिया होगा तो फिर तो नेक्स्ट ईयर में बात बनेगी, है ना। तो ये यहां पर एक assumption दिया हो जब तक कि कहा ना जाए। ठीक है, नाउ एक इलस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे दी, एक तरीका बता दिया इसको ठीक करने का। जर्नल एंट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, 3-4 क्वेश्चन करके भी आपको समझ में आने लगा, और थोड़ी सी समझदारी पुट करनी पड़ेगी, फिर ये चैप्टर हलवा है हलवा। ठीक है, चलिए तो सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय ₹2000 वो डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 1800। सैलरी पे की गई इंप्लॉय को पे करते तो सैलरी टू कैश होता है।
हमने उसका नाम यूज कर लिया और देखिए क्या लिखा, वो डेबिटेड, ये बोला गया है कि डेबिटेड किया गया है उसके पर्सनल अकाउंट में 1800, क्रेडिटेड का कुछ नहीं बताया, तो हम ये मान के चलेंगे कि क्रेडिट साइड सही है। हम क्या मान के चलेंगे कि क्रेडिट साइड सही है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, पहला केस, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी भैया? भैया करेक्ट एंट्री तो बड़ी सिंपल थी, सैलरी टू कैश हो जाती, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाती, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी भैया, सब मौज में था, है ना। 2000 रुपए, 2000 रुपए, मगर हमने क्या किया, उसका पर्सनल अकाउंट, हमने क्या किया उसका पर्सनल अकाउंट, तो हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हुई, रॉन्ग एंट्री हुई भैया, हमने सैलरी की जगह पर्सनल अकाउंट यूज कर लिया, क्योंकि नाम नहीं लिखा तो हम यहां पर्सनल अकाउंट नाम लिख दे रहे हैं, अगर नाम दिया होता तो हम उस इंप्लॉय का नाम लिख देते, ठीक है। टू हमने भैया कैश कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा एजम्पशन, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 1800, यानी पर्सनल अकाउंट में 1800 है, क्रेडिटेड का कुछ नहीं बोला, तो जिसका कुछ नहीं बोला भैया वो एकदम सही है। ये एक एजम्पशन आपको यहां पर लगाना पड़ेगा, आपको ये थोड़ा सीखना पड़ेगा, इसके लिए 3-4 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो उसके बाद आपको एजम्पशन समझ में आने लग जाएंगे कि अगर डेबिटेड की बात बोली है, यहां पर ये नहीं बोला कि पूरी एंट्री ही रिवर्स हो गई, डेबिटेड बोला है, सस्पेंस अकाउंट का केस है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन, तो आपको समझ जाना है कि यानी कि एक साइड हमारी सही होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक साइड कैश वाली सही है, बस ये समझना है, ठीक है। अगर ये समझ गए तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री कर लेनी है, तो देखिए पर्सनल टू कैश पर यहां पर तो आए 1800 और यहां पर आ गए 2000, ये पॉइंट है, ठीक है। मैं यहां पे भी ब्लू कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, यहां पर भी ब्लू कर दे रहा हूं। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, तो रेक्टिफिकेशन अगर आपको सही और गलत पता है फिर तो सब मैथ्स है, मैथ्स ही मैथ्स है। भैया सैलरी को डेबिट करना था, किया क्या नहीं, तो करो, मैं कहूंगा ओके ओके ओके, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने से करें भाई, जितने से करना था, 2000 रुपए, ठीक है। अब बारी आएगी कहां पर, टू, अब टू में भैया कैश करना था 2000, तो क्या कैश कर दिया, हाँ कर दिया, तो ओके छोड़ो, मैंने कहा ठीक है भैया कैश छोड़े, तो और क्या करें, तो भैया पर्सनल अकाउंट डेबिट किया आपने, पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी को दीवाना कर दिया है, हटाओ इसको, हम कहेंगे ओके, तो टू पर्सनल अकाउंट हटा दिया भैया, कितने रुपए से किया था भैया, 1800 से, तो हटाऊं कितने से, 1800 से, तो भैया ये तो मैच नहीं हो रही, अब क्या करें, जहां कोई काम ना आए संकट मोचक हनुमान जी नहीं, सस्पेंस अकाउंट को बुलाएं, सिंपल सा पॉइंट है ना बॉस। तो टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, जाहिर सी बात है क्रेडिट में 200 रुपए, लो अब बराबर आ गया, कहेंगे हाँ, तो मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज, है ना। वैसे भी मैं तो हमेशा ही कहता हूं वाना सी योर बेस्ट लुक देन स्माइल प्लीज, है ना। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री भी हमारी हो गई। अब सेकंड केस, सेकंड केस हमसे कह रहा है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 5000 वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 6000। हमने भैया गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, हमने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, पर हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट को 6000 से, यानी कि बाकी हमें कुछ बोला नहीं है, तो हम मानेंगे कि बाकी चीजें सही रही होंगी। तो देखिए गलती क्या हुई है और करना क्या था, टू गुड्स विड्रॉन है यानी ड्रॉइंग्स है, पर्सनल यूज है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, आपके पास करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि गुड्स है तो टू परचेज वर्ड आएगा, है ना, टू परचेज 5000 5000 5000 5000। आपसे क्वेश्चन ने बोला कि आपने उसको क्रेडिट कर दिया है सेल्स अकाउंट में, दैट मींस जो रॉन्ग एंट्री है बॉस, जो रॉन्ग एंट्री है उसमें ड्रॉइंग्स अकाउंट का कुछ नहीं बोला, दैट मींस कि वो सही थी। तो यानी हमने जो रॉन्ग एंट्री की होगी, हमने की होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कैसे पता, यही क्वेश्चन में समझना है। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 5000 वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो हमने क्रेडिट साइड पे गड़बड़ की है, सेल्स अकाउंट को 6000 रुपए भेजा है,
6,000 रुपए। तो यानी कि डेबिट हमारा सही था। टू परचेज की जगह भैया मैंने भेज दिया सेल्स अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट की जगह क्या भेज दिया, सेल्स अकाउंट, और वो भी 6,000। तो सिर्फ सेल्स अकाउंट 6,000 भेजा होगा, क्योंकि यहां पर कुछ बात नहीं हो रही, तो ये 5,000 ही होगा। ये सस्पेंस अकाउंट बनाते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एजम्पशन बेस्ड। तो अब भैया रेक्टिफाई एंट्री करो। तो अब तो सिंपल हो गई रेक्टिफाई एंट्री। भैया ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था, किया? हाँ किया, तो भूल जाओ। परचेज को क्रेडिट करना था, किया? नहीं, तो करो। तो टू परचेज। भैया 5,000 से करना था, तो 5,000 से करो। मैंने कहा ओके, कर देते हैं बॉस, 5,000। ठीक है। अब भैया ड्रॉइंग्स को तो खत्म, सेल्स। भैया सेल्स को गलती से क्रेडिट किया है, तो अकाउंट्स की क्लास में हो, अब क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने से? जितने से क्रेडिट किया है, 6,000 से। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 6,000 रुपए से। फिर वही बात भैया, डेबिट और क्रेडिट में क्रेडिट साइड छोटा पड़ रहा है, तो फिर से वही बात भैया, टू सस्पेंस। क्या? टू सस्पेंस, टू सस्पेंस, टू सस्पेंस। कितने रुपए से? तो 1,000 रुपए से। मैंने कहा ओके, 1,000 रुपए लिखो यहां पर। अब तो ठीक है, हाँ अब तो ठीक है, बस यही है। ठीक है, बस थोड़ा सा एजम्पशन का आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड एंट्री क्या है? थर्ड एंट्री है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3,000 वॉज पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट एज 300। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ मशीनरी पे 3,000 रुपए का, मशीनरी अकाउंट में 300 का गया है। इट मींस कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तो भैया बिल्कुल सही था। तो यानी कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेप्रिसिएशन की एंट्री बताइए जल्दी से। मुझे उम्मीद है आप यही बोल रहे होंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट भैया डेबिट करो, टू मशीनरी को क्रेडिट करो, क्योंकि एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा था। कितने रुपए से? 3,000 रुपए से। सही एंट्री तो हमारी ये होती है ना, सही एंट्री तो ये होती, पर हमने तो गड़बड़ कर दी। हम तो गलतियों के पुतले बन गए हैं। हम नहीं, मतलब हमारे अकाउंटेंट साहब जिन्होंने ये क्वेश्चन हमें दिया, तो रॉन्ग एंट्री हो गई। तो भैया हमने किया क्या उसमें? तो भैया हमने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट तो किया और मशीनरी को क्रेडिट भी किया, पर इस बार यहां तो हमने 3,000 ही भेजे, पर मशीनरी को जब क्रेडिट किया तो सिर्फ 300 रुपए से किया। कैसे पता? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। कैसे पता? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। क्या यार भैया, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे आप। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3,000 रुपीज है, वॉज पोस्टेड ऑन मशीनरी अकाउंट 300। तो जाहिर सी बात है, पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट में वो 300 रुपए से गया, बाकी सब जगह सही गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, कि इसका मतलब कुछ नहीं, रेक्टिफाई एंट्री करनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाइड एंट्री करनी पड़ेगी। भैया डेबिट 3,000 होना था, डेबिट 3,000 ही हुआ, तो छोड़ दो। भैया क्रेडिट 3,000 होना था मशीनरी पर, हुआ 300, तो करो। ठीक है भैया, तो टू मशीनरी, लो भैया कर दिया। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अकाउंट कहीं अकाउंट ना लिखा हो तो आप लिख लेना, इसमें तो कोई वो उतना बड़ा वो बात नहीं होती है। नाउ तो कितना आएगा? तो भैया जितने से रह गया, तो 2,700 से रह गया। पर भैया अब तो डेबिट में कुछ आ नहीं रहा, पहले कुछ तो आ रहा था। तो कोई बात नहीं, इस बार सस्पेंस आएगा। जहां कोई काम ना आए वहां सस्पेंस जी कहते हैं मैं हूं ना। सस्पेंस अकाउंट, आप मुझे बुलाएं शाहरुख जी की स्टाइल में, मैं हूं ना। बस इतनी सी बात है। ठीक है, हो गया हमारा डन। इसको मैं थोड़ा सा ब्लू में कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब पैसा कितना जाएगा? तो वही जो बचा है 2,700, क्योंकि हमको तो एंट्री को ठीक करना है। ठीक है, अब आ गई लास्ट, फिर ये चैप्टर भी खत्म। सेल ऑफ ओल्ड कार 8,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 800। हमने सेल किया ओल्ड कार को 8,000 का और क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट में 800। पहली बात तो ये भैया, कार है, एसेट है, सेल्स वर्ड कैसे आएगा? वो तो गुड्स के साथ आता है। यहीं पे गड़बड़ है, और अमाउंट में भी गड़बड़ है। पकड़ो इनके कान है ना। कभी मन करता है भाई अकाउंटेंट ने अगर गलती ना की होती तो हमारे लिए चैप्टर नहीं बनता। हालांकि आप खुद से भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम भी गलतियां करते ही हैं, तो अकाउंटेंट भी तो इंसान ही है, गलती तो कर ही देते हैं। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमने अगर सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कार, है ना, कार बेची हमने, कार हमारे पास एसेट था। टू कार कितने रुपए से? 8,000 रुपए से। बिल्कुल सही है, 8,000 से होना चाहिए था।
8,000 से होना चाहिए था। ठीक है, ये क्या है, हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, तो ये तो भैया करेक्ट एंट्री के अंदर चला गया। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है भैया, हमने ना ऊपर का तो कुछ नहीं बताया, तो कैश अकाउंट का तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो हम मानेंगे कि ये तो सही है, ये तो सही है, जब कुछ नहीं बताया तो ये तो सही है, बस फिर 2। अब क्या दिक्कत हुई, दिक्कत ये हुई भैया कि सेल ऑफ ओल्ड कार 8,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 800। तो अब देखिए यहां पर आपने क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, और गलती क्या है कि सेल्स अकाउंट में 800 रुपए डेबिट का कुछ बताया नहीं है, तो हम मानेंगे कि वो सही था अपनी जगह पर। ठीक है, अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, लीजिए खत्म है। क्या होगी भैया इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, भैया इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बड़ी सिंपल है, कैश डेबिट था, हाँ डेबिट था, अभी भी डेबिट है, हाँ तो छोड़ दो। भैया कार क्रेडिट था, है नहीं, तो लिखो टू कार, कितने रुपए से भैया 8,000 से, तो लो 8,000 लिखो। ठीक है, देन उसके बाद भैया क्या करें, सेल्स क्रेडिट कर रखा है, क्यों पता नहीं, तो डेबिट करो ना, गलत है तो। मैंने कहा ओके जी, लीजिए, गुस्सा मत होइए मजाक में कह रहा हूं मैं, ताकि थोड़ा सा फनी वे भी बना रहे। तो डेबिट 800 रुपए, ठीक है, 800 हो गए। अब बारी किसकी है भैया, मैच नहीं हो रहा, तो करा देते हैं, संकट मोचक सस्पेंस जी को बुला लेते हैं, है ना। जब भी चीजें बैलेंस ना हो तो सस्पेंस जी कहते हैं मैं हूं ना, और हम कहते हैं हाँ आप हैं, तभी तो काम बन रहा है। तो 7,200 आपका सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। दैट्स द वे, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पर सस्पेंस अकाउंट में सिर्फ ये नहीं आता, सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए भी आता है, यानी कि अब आपको इन एंट्रीज का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है, डेट्स नहीं लिखी हुई है तो हम कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा एंट्री डाल देते हैं, नॉर्मली डेट्स होती भी नहीं है, तो सीधा सीधा देखिए सबसे पहली एंट्री में भैया जी सस्पेंस कहां आ रहा है, 2 वाली साइड पे आ रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट किससे रिलेटेड है, सैलरी अकाउंट से रिलेटेड है। सस्पेंस अकाउंट किससे रिलेटेड है, सैलरी अकाउंट से रिलेटेड है, पर सिर्फ सस्पेंस से रिलेटेड पैसे आएंगे वो, और वो 1800 है, कहीं आपको भी कंफ्यूजन ना हो जाए, छोटा सा कॉमा मारना पड़ेगा, ये 1800, ठीक है, ये 200। यानी कि अगर मैंने आपको बताया ये लेजर ट्रांसफर पोस्टिंग की तरह है, लेजर में याद रखिए कौन सा अकाउंट बना रहे हैं उसके अपोजिट वाला लेना है। सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, अपोजिट वाला सैलरी बाय साइड पर है, सस्पेंस अकाउंट बाय किस साइड होता है लेजर में, ये वाली 2, ये वाली बाय, यानी कि सैलरी अकाउंट कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। वैसे भी याद कर लीजिए अगर ये जर्नल एंट्री में डेबिट है तो अपोजिट साइड क्रेडिट में ही जाता है लेजर में, तो यहां पर आएगा सैलरी, यहां पर आएगा बाय सैलरी, बट इंपॉर्टेंट यह है कि सिर्फ सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड अमाउंट आएगा, यानी कि 200 रुपए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। उसके बाद फर्स्ट के बाद सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री कह रहा है हमसे सेल्स टू सस्पेंस टू परचेज, यहां पे भी 2 है, यानी कि बाय वाली साइड सेल्स है, बाय उधर या तो डेबिट से क्रेडिट, जो आपको याद रह जाए। लेजर पोस्टिंग बहुत ईजी है, बस वही नियम है कि क्या, कि भैया जो चीज जर्नल एंट्री में डेबिट है वो क्रेडिट में जाएगी, या फिर अगर ये बाय में है तो सस्पेंस अकाउंट के बाय में जाएगी। अगर मैं सेल्स अकाउंट खोल रहा होता तो 2 सेल्स, यानी सेल्स अकाउंट में सस्पेंस 2 सस्पेंस है, तो सेल्स अकाउंट में सस्पेंस 2 वाली साइड यानी डेबिट साइड पे जाती, या जर्नल एंट्री में क्रेडिट है तो डेबिट, जैसा आपको याद रह जाए वो याद कर लीजिए, ठीक है। पर अमाउंट सिर्फ सस्पेंस का आएगा, यानी 1,000 रुपए, तो यहां पर बाय सेल्स 1,000 रुपए, ठीक है, ओके भैया आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री में हमारे पास सस्पेंस डेबिट है, 2 वाली साइड ये रही, तो मशीनरी 2 वाली साइड पर जाएगी, 2 इधर है, ठीक है, या जनरल एंट्री में क्रेडिट है तो लेजर में डेबिट जाएगी, तो 2 मशीनरी, तो यहां पर आ जाएगा 2 मशीनरी, जितना अमाउंट है यानी कि 2700, ठीक है, ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। फिर उसके बाद फोर्थ, फोर्थ में क्या है भैया, फोर्थ में हमारे पास सेल्स टू सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट है यानी 2 कार, तो 2 कार है, सस्पेंस डेबिट है, तो 2 कार वाला 7,200 रुपए चला जाएगा, तो यहां पे 2 कार, ठीक है, फोर्थ एंट्री कितना, तो 7,200। जाहिर सी बात है आप अगर टोटलिंग करोगे तो इस साइड की टोटलिंग ज्यादा है, यानी कि अभी भी सस्पेंस में कुछ बैलेंस बच रहा है, 9,900, ठीक है, सस्पेंस में हमारे पास बैलेंस बच रहा है 9,900, तो यहां पर बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस अभी भी बच रहा है, कितने रुपए, तो 1200 माइनस कर दो तो 8,700, ठीक है, बस ये हो गया। फिर इसको और खोजा जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर बैलेंस शीट में ये चला जाएगा,
ठीक है, आपको जाहिर सी बात दिख रहा है आपको कि ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड पे चला जाएगा। डन। तो बस ये है। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं बॉस, आपको लॉजिक समझना है। लॉजिक वही है कि भाई जो डेबिट में था उसे डेबिट में लिखो, अगर क्रेडिट गलत हुआ है तो ध्यान क्या देना है, अगर सिंगल बोल दिया पोस्टेड टू दैट अकाउंट या पोस्टेड टू दिस डेबिट साइड, तो यानी कि डेबिट साइड में गड़बड़ है, क्रेडिट साइड में कोई गड़बड़ नहीं है। ये थोड़ी सी समझदारी आपको इस्तेमाल करनी है। थोड़े से क्वेश्चंस आप कीजिए, मैंने कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में डाल दिए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराइए एक एक क्वेश्चन करा के, तो आपको ये बनने लगेगा। बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जनरल एंट्री की। दूसरी, इंग्लिश को समझना आपको आना चाहिए। तीसरा, थोड़ा सा समझदारी इसमें यूज करनी पड़ती है। 3 चीजें हमारे पास है तो ये चैप्टर हलवे जितना खास है। राइम बना दिया, ठीक है। चलो अब जैसे इसमें क्या ही आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये बोल देंगे भैया जी कि यार कोई मोहन था, ठीक है, वो मेरा डेटर था, मैंने सोहन के नाम में पैसे डाल दिए, है ना, उसको डेटर कर दिया, तो भैया जो डेटर था वो डेबिट जाएगा, जिसको गलती से किया वो क्रेडिट चला जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, बहुत घुमा फिरा के ही चीजें पूछी जाएंगी। तो ये पूछ लिया जाएगा कि भाई बिल्डिंग थी, है ना, मैं कोई मशीनरी ला रहा था, उस पे मैंने कैरियज पे किया, पर मैंने कैरियज अकाउंट में डाल दिया। तो भाई अगर मशीनरी पुट टू यूज नहीं थी तो मशीनरी में होनी चाहिए थी। तो अगर आपने कैरियज कर दिया है तो गलती कर दी, तो कैरियज डेबिट कर दिया तो अब क्रेडिट करो, मशीनरी को डेबिट करो। तो एंट्री सारी यही है, बस घूम घूम के वो आपका दिमाग घुमाएंगे। तो एक बार बेसिक स्ट्रांग रखिए तो सारी चीजें बनेंगी। फिर कुछ ना भी बने तो कमेंट सेक्शन तो है ही, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों वे में बता दिया, पहले करेक्ट एंट्री बताई, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री बताई, फिर उसका डिफरेंस भी बताया। किताबों में आपको इस तीनों वे में नहीं बताया हुआ होगा, कई जगहों पर मोस्टली मैंने जो भी देखी है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। तो प्लीज 3-4 क्वेश्चन ट्राई कीजिए इस फॉर्मेट से, फिर देखिए आपको डायरेक्ट भी बनने लग जाएंगी, ठीक है। और बाकी तो मैं हूं ही, कमेंट सेक्शन में आप बता ही सकते हैं। तो फिर जो अब लास्ट में कहना है हमें क्या कहना है, हमें कहना है थैंक यू। ये इस साल की आखिरी लेक्चर तो काफी स्पेशल है, होप सो कि आपकी ये मदद करे और आप लोग 11th क्लास पास करने से पहले हर टॉपिक को समझ लें। फिर से मैं लास्ट में कहूंगा, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, बट इंग्लिश पे वर्क जरूर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में कई बार प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से लगता है कि यार ये चैप्टर टफ है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट सबके मन में होता है, जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं अच्छा भाई बताइए ऐसा लिखा है कहां जाएगा, तो वो बता देता है, पर जब वो घर में करने जाते हैं तो उनको यही नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है। तो इंग्लिश पे वर्क कीजिए, बाकी फिर तो सब कुछ सही रहेगा। खास लेक्चर है क्योंकि आखिरी लेक्चर है, फिर ये साल हो गया टाटा बाय बाय के लिए। तो अब पता नहीं आप ये कब देखेंगे, तो मैं आपको बोलता हूं हैप्पी न्यू ईयर, मे गॉड ब्लेस यू, गिव यू लॉट्स ऑफ रीजंस टू स्माइल, टू चीयर, टू शाइन। एंड लास्ट में जो हमें कहना होता है, क्या कहना होता है, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज दिस इज अवर मोटो, स्माइल इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन गिव टू एनीबॉडी। एंड टाटा बाय बाय।